उसकी माँ बाई पांडे बेचन शर्मा उग्र। दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनमें से निकाल कर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेज़नी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलस्टॉय, कहीं ह्यूगो, कहीं मोपासा, कहीं डिकेंस, स्पेंसर, मैकॉले, मिल्टन, मोलियर। ओफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, यह निश्चय ही न हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। इतने में मोटर की पोपो सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फीएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है। महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का कार्ड दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे आए? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली, डायरी से एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे, जरा बताइए तो, आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूँ, जरा सहमते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन ही से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर ये पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है, सो मुझे स्मरण नहीं। कहाँ रहता है ये? सुपरिंटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वो रहता है। वो है और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वो और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपए जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है वो 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, ये सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फरमाबरदार हैं। और कुछ आ गया? एक बात और, पुलिस पति ने गंभीरता पूर्वक धीरे से कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं। लाल की माँ, एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता है? तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ, लाल की माँ, बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है ये। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ, माँ, पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया, लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियां चमकने लगी, कांपने लगी। उसे देखकर तू आ गया लाल। चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपना करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर में मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के साथ ही हो। हाँ, तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया, ये सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वो संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस आगे उबल अवश्य उठता हूँ। देश की दुरवस्था पर उबल उठता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर। तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बक बक क्यों? इससे फायदा?
तुम्हारी इस बकबक से न तो देश की दुर्दशा दूर होगी और न उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है? सुनूं तो जरा मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं। बेटा, मेरी कल्पना ये है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे, तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहाँ 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी? उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहें मान जा बेटा, ये तेरे भले ही की कहेंगे। वो बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की वय में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना ये है कि, उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो चरमर हो उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वो बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्र भुजाओं की सखियां हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा करूंगा। षड्यंत्र? जरूरत पड़ी तो जरूर। विद्रोह? हाँ अवश्य। हत्या? हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हारा माथा न जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है। सावधान। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुंच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ, लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूं बाबू, उसने सरलता से कहा, मगर वे सभी मेरे लाल ही की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं। सब लापरवाह। वे इतना हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। मैंने एक ठंडी सांस ली। हूँ, ठीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? बाबू, वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो वे मेरे ही बच्चे हैं। हूँ। मैंने फिर सांस ली। एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था वो डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हाहाकार हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वो बूढ़ी। उसका उजला हिमालय है, तेरे केश। हाँ, नक्शे से साबित करता हूँ, तू भारत माता है। सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना, यह नाक विंध्याचल, थोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुरियां, रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियां हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केशों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वो बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। जानकी उस लड़के की बातें सोच गदगद हो उठी। बाबू, ऐसा ढीठ लड़का। सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़ मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा, लाल की माँ और भी वे कुछ बातें करते हैं? लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बंदूक की? अरे बाबू, उसने मुस्कुरा कर कहा, वे सभी बातें करते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है। सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आता है बकते हैं। कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे। न जाने कहां लड़कों को सरकार पकड़ रही है। मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप हाँकते थे, मगर उस दिन वे यही बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं।
यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना मिटाना है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। उफ, इस देश के लोगों के हिये की आंखें मुंद गई हैं। तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान न पा सके, इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सके, इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीति मर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताजा रखती है ये सरकार। धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है ये शासन प्रणाली। ऐसे ही अनसंट ये बातूनी बका करते हैं। बाबू, जब भी चार छोकरे जुटे तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी सा अलहड़ बिलहड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के जो जो पढ़ते जा रहे हैं, त्यों त्यों बक बक में बढ़ते जा रहे हैं। ये बुरा है। लाल की माँ। मैंने गहरी सांस ली। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास हो, रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना? नहीं तो कौन सी बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल, उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए हैं। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें निकली हैं। लाल के यहाँ, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वो लौंडो धोखा देगा। अब ये बूढ़ी बेचारी मरी। वो कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। जानकी मेरे पास कहाँ आई? बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कहलाया, पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिलहड़ बच्चे हवालात में मुरझा न जाएंगे। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन ये सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी। मगर मेरे जीते जी यह नहीं होने का। वो पागल है, भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चारपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद प्रायः 1 वर्ष तक वो मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलटकर देख सकता है। CID ने और उनके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी, खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे, सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए थे। उन्होंने न जाने किस पुलिस के दारोगा को मारा था और न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुपरिंटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई।